Hello and welcome to BQ Prime. Joining us today is Mr. Mahesh Uppal, Director of ComFirst India and a telecom consultant. सर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रिसेंटली एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान्स का प्राइस हाइक करके 155 पर फॉर 28 डेज कर दिया है और एयरटेल ने ये भी इंडिकेट किया है कि देयर विल बी वाइडर टैरिफ हाइक्स इन द कमिंग ईयर. सो वुड यू से दैट द एरा ऑफ चीप डेटा इज नाउ ओवर? Yes, I think to some extent the kind of very, very low prices that we had for many months, if not years, उनके दिन मुझे लगता है अब खत्म होते जा रहे हैं. अब हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि अब ये प्राइसेस बढ़ेंगे. किस स्पीड से बढ़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही स्टीप राइज होने वाला है. ये बहुत ही शार्पली प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनियां भी इसको थोड़ा ध्यान से करेंगी और कंपनियां भी मार्केट रिस्पांस को बहुत क्लोजली वॉच करेंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये भी होगा कि उस प्राइसेस इतने ना बढ़ जाएं कि लोग सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दें. तो दोनों चीजें देखेंगे आस्ते आस्ते, और क्योंकि इंडिया की मार्केट आमतौर पर बड़ी प्राइस सेंसिटिव मानी जाती है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं हम कि प्राइस राइज शायद होता रहेगा. और लगभग सभी कंपनियां बार बार कहती हैं कि हमारे को ये प्राइसेस जो अभी हैं वो हमको ज्यादा सूट नहीं करते या हमारे लिए इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम बढ़ाना चाहते हैं प्राइस, और काफी हद तक बड़े भी हैं. आप यदि पिछले साल से आपको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी सिग्निफिकेंटली प्राइस बढ़े हैं, और कंपनीज के आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है वो भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है. दूसरी तरफ को ये भी है कि कंपनियों के इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ गए हैं. 5G जो है बड़ा कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, पर उसकी बात हो सकती है अलग से. सर आपने आरपू की बात की. सो एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस इन जनवरी, मिस्टर सुनील मित्तल ने हमसे बात की थी. उन्होंने बोला था कि आरपू नीड्स टू इंक्रीज टू ₹300 फॉर 5G operations to be sustainable. So how do you see how expensive will the tariff plans become then to achieve an ARPU of ₹300? मुझे लगता है कि इसमें दोनों साइड्स जो हैं वो एक मिड ग्राउंड या मिड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी इन द फ्यूचर, क्योंकि जैसे कि हमने पहले इसके बारे में बात की, कंपनियों के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो दाम बढ़ा पाए. और दूसरा ये भी है कि कंपनियों के जो प्राइसिंग है उसके कई ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस है वो आम प्रोडक्ट सर्विसेज से अलग है. क्योंकि एक बार यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देते हैं अपना देश में या किसी रीजन में, तो उसके बाद आपके इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ खास नहीं होता. तो ये मतलब जैसे आप यदि कोई चीज बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको पहले खरीदनी पड़ेगी, फिर वो बेचनी पड़ेगी. और यदि तो ये सर्विस वैसा नहीं है. तो सर्विस में यदि आपका नेटवर्क की कैपेसिटी पूरी तरह से रोज यूज नहीं हो रही है, तो वो भी आपके लिए नुकसान है. ठीक है. तो इसलिए आपका जो फोकस रहेगा कि मैं प्राइस इस तरीके से बढ़ाऊं या इतना रखूं जिससे कि यूसेज भी ऑप्टिमल हो, यूसेज भी इतना हो कि मैं उससे मैक्सिमम रेवेन्यू पा सकूं. क्योंकि कंपनियां कैपेसिटीज बढ़ा चुकी हैं, तो अब वो नहीं चाहती कि मतलब यदि वो कैपेसिटी खाली जाती है तो उससे भी उनको कोई खास फायदा नहीं. उनका यदि उस खाली कैपेसिटी से यदि उनको आधा भी प्राइस मिलता है तो वो उसको लाना चाहेंगी, जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे हवाई जहाज वाले करते हैं, फ्लाइट्स में होते हैं कि ठीक है. सो लेकिन एयरटेल एंड वोडाफोन इस केस में इन्होंने ये भी कहा है कि वी वांट टू टॉक अबाउट अ पे एज यू यूज टैरिफ प्लान. सर इसका मतलब क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन टू आवर लिसनर्स? जी देखिए, आज के दिन हम लोग आमतौर पर हमारे एक प्लान होता है, चाहे वो 100 GB का है या 500 का है या 10 का है, जो भी है. तो उसके बाद
हम चाहे उसको पूरा यूज करें, आधा यूज करें, हमारा एक फिक्स रेट होता है। ओके। हाँ, पर यदि आप पे एज यू यूज प्लान यूज करते हैं, तो उसमें यदि आपने 2 गीगाबाइट यूज किए तो आपको 2 के देने पड़ेंगे, 3 देने हैं, 3 यूज किए तो 3 के देने पड़ेंगे, जैसे कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं जैसे। करेक्ट सर। ठीक है, तो उसमें कंपनियों को का इंटरेस्ट ये है कि यदि आप बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं तो वो आपसे ज्यादा पैसे लेंगे। पर कंपनियों के लिए एक इसमें रिस्क भी है, क्योंकि यदि मैं 24 घंटे यही देखता रहूंगा कि मेरा बिल ना बढ़ जाए, तो मैं अपना यूसेज जो पहले करता था उससे भी कम कर दूंगा। करेक्ट सर। तो ये बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस होता है, और हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम जानते हैं कि बैलेंस डेलिकेट होता है। यदि आपको लगता है कि किसी भी टाइम पे ये मीटर चल रहा है और मेरा दाम बढ़ता जा रहा है, तो आप उसी तरीके से करेक्ट सर। अपना नेट यूज करेंगे, आप वो वीडियो जो देखना चाह रहे थे नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो तो कंपनियों को ये देखना पड़ रहा है। और कंपनियों के लिए दूसरी दिक्कत ये भी है कि यदि एयरटेल ये करना भी चाहती है और बाकी ऑपरेटर्स उसको नहीं करना चाहते हैं, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक कंपनी आपको फिक्स रेट प्लान दे रही है और दूसरा नहीं दे रही है, तो जाहिर है जो नहीं दे रही है उससे लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। सो आपका, क्योंकि नंबर पोर्टेबिलिटी, अकाउंट पोर्टेबिलिटी तो हिंदुस्तान में शायद दुनिया में सबसे आसान है। लगभग 1 करोड़, कई 1.5 करोड़ यूजर्स हर क्वार्टर में नेटवर्क अपना बदलते हैं। तो ऐसी हालत में कंपनियों को ध्यान में ये रहेगा, उनके ध्यान में, कि ऐसा ही ना हो कि हमारे लेने के देने बढ़ जाए। करेक्ट सर। सो आपने फिर वही यूसेज की बात की, और हमने बात शुरू की थी दी एरा ऑफ चीप डेटा इज नाउ ओवर। तो डू यू सी अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ डेटा कंजम्पशन? जैसे घर पे या ऑफिस में वाईफाई यूज किया और छोटा डेटा प्लान का रिचार्ज करवाया, सो डू यू सी दिस काइंड ऑफ चेंज इन पैटर्न ऑफ डेटा कंजम्पशन सर? I think it will be most users will test and see क्या कैसे उनका है. These kinds of plans usually don't work like Okay. that. This kind of behavior is very difficult to sustain, right? यदि आपके पास एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा फ्री डेटा है आपके ऑफिस में या आपके घर में, तो आपको फिर अपना बिहेवियर चेंज करने में इतनी आसानी नहीं होती है कि आप अब ऐसी जगह गए हैं जहां पर डेटा महंगा है, तो आप कम यूज करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, पर ज्यादा नहीं पड़ता। यदि आपकी आदत हो गई है कि आप हर 1 मिनट के बाद अपना व्हाट्सएप देखते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना इतना। तो ये थोड़ा सा यूजर्स डेफिनेटली उनको अपना बजट देखना होता है, तो उसमें कई चीजें करेंगे। हो सकता है कुछ उसमें से सक्सेसफुल हो, कुछ शायद इतनी ज्यादा ना हो। एक और चीज सर, हमारी प्राइसिंग जो है डेटा पैक्स की प्रीपेड रिचार्ज में, वो 28 डे टैरिफ, 56 डे टैरिफ होती है। बट इवन इफ यू कंसिडर इन अदर कंट्रीज लाइक इवन बांग्लादेश, वहां 30 डे वैलिडिटी वाली प्रीपेड पैक्स होते हैं। सर ये डिस्क्रिपेंसी क्यों होती है? क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि साल भर देखने जाए 12 महीने के स्प्रेड पे हम इवेंचुअली 13 महीने का पे कर रहे हैं। सो ये चीज टेलीकॉम कंपनीज क्यों करती है, एंड व्हाट इज ट्राई डूइंग टू अवॉइड दिस? बिकॉज इंस्टेड ऑफ इन अ ईयर, इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर 12 मंथ्स, आई एंड अप पेइंग फॉर 13 मंथ्स। देखिए, ये एक किस्म की साइकोलॉजिकल गेम है जो कंपनीज अपने यूजर्स के साथ खेला करती हैं। राइट, इसको अपने आप में आप कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं मान सकते। हाँ, इसमें आप और मैं उससे थोड़ा सा उलझ जाते हैं, या हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ 28 दिन मतलब 1 महीना, पर एक्चुअली होता नहीं है। बट ये सब एक किस्म से कंपनीज आर ट्राइंग टू जस्ट soften the blow or to make something look cheaper than it is, and so on and so forth. I think इसमें ट्राई का बहुत कम ही इसमें
कम ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप, क्योंकि आज की डेट में ट्राई जो है वो इट डज नॉट रेगुलेट प्राइसेस, इट हैज लेफ्ट द प्राइसेस फॉर यूजर सर्विसेज टू द मार्केट. It is what is called forbearance on price. So to do this type of tinkering for it to be when technically the company is being transparent, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं 30 दिन दे रहा के पैसे ले रहा हूँ और 28 दे रहा हूँ, वो तो कुछ कर सकते हैं. पर यदि मैं आपको 28 ही दिन कह रहा हूँ और 28 दिन के पैसे ले रहा हूँ, तो फिर उसमें ट्राई का रोल थोड़ा कम हो जाता है. Of course there is a guidance they can give that look, please make it easy for users to make good choices, वगैरह वगैरह. But mobile operators across the world can be criticized for not being totally transparent in these matters. So this is a problem. Okay. Sir, we also talked about 5G in India. So how do you see 5G propagating in our country? जब 4G आया था 2016 के पहले ही एयरटेल had already launched 4G services, बट वो पिकअप हमें तभी दिखा when Jio launched in September 2016, और वो आए थे मार्केट ब्रेकिंग प्लान्स के साथ. So do you see that similar kind of tariff war for 5G? और उसके बाद जो पिकअप भी हुआ था 4G में, वैसा पिकअप भी आप देखेंगे 5G में, हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा वैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5G की जो मेन फीचर्स हैं उसका इंटरेस्ट ज्यादा इंडस्ट्री में है, ना कि एंड यूजर्स. एंड यूजर्स को सबसे ज्यादा उसमें जो डिफरेंस नजर आएगा वो है कि आपकी डेटा स्पीड्स बहुत बढ़ जाएंगी, तो आप जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं वो और भी फास्ट हो जाएगा. पर जाहिर है आज की डेट में कोई इतना भी कम स्पीड नहीं है कि लोगों को घंटों लग जाते हो अपना वीडियो डाउनलोड करने में, या मिनटों लग जाते हो. तो यदि ऐसी हालत होगी तो इसका जो एंड यूजर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि पर इंडस्ट्री के लिए उनकी लो लेटेंसी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स में, कई जगह में बहुत एडवांटेजेस हैं. सिमिलरली उनकी जो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का जो सपोर्ट है 5G में, दैट इज दोस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी मेजर improvements in communications, but these improvements have more significance for the industry. So the companies will have an entirely different approach to pricing. So they will not want to do something which actually reduces their revenue even from the industry. And the general assumption is that industry has more capacity to pay. So why will you have a price war if your target audience is only end users, is industry? But this is the dramatic and important difference between 4G and 5G. 4G was intended to get people like you and me to start using data services, and so when Jio crashed the prices of 4G services, it expanded data services in a big way, and disrupted the market in a big way, and users also liked it. But I think 5G has many other problems for the users. Most people don't have 5G smartphones. Smartphones themselves have become very expensive now. Correct. And 5G will be even more expensive. So you're not going to market 5G to a mass market in the short term. So I would expect the pricing strategy to be very different. Okay. So final question, sir. You talked about industry uptick will be higher for 5G as compared to consumers, normal में आप हमारे दोस्त ये जो भी families and all that. So do you think इसमें फिर what will be if the telecom companies go with a focus on industry, so do you think that there's a scope to increase the ARPU even higher in that case? Maybe they can strategize in that way? To some extent, yes. But of course, you see, there is a balance. Industry, all said and done, is not the mass market.
Okay. You see, so for an average to improve, the numerator also has to be sufficiently high, right? Okay. And the denominator. So the point being that ARPU will increase if industry take-up is really huge. Okay. And and they use a lot of data, and the companies have a pricing plan which is actually enables them to maximize these revenues. And so companies will probably be a bit careful about this, because remember, 5G market is a developing market. You don't want to take chances with its growth. Okay. In the case of 4G, especially when Jio entered the market had already been tested a little, because 4G services were available in it. So, the companies had the advantage of knowing how users were responding, whether users wanted to use more video, for example, but found the price too high or whatever. There was a lot of data available to a company like Jio to figure out what will happen if they crash the prices. Okay. But this is not the case with 5G yet, to my understanding. Okay. So I think companies will be careful. I don't expect the ARPUs to suddenly go very high simply because of 5G usage by industry. Okay. Of course, it will increase somewhat. Yeah. Thank you so much, Mahesh sir. It was an eye-opening chat with you. Thank you for joining us.